हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। इल्तुतमिश की क्या कठिनाइयाँ रहीं, इल्तुतमिश के शासनकाल का वर्णन, क्या इल्तुतमिश के जो शासनकाल था उसमें किस तरह से उसके शासन किया, क्या क्या उसकी कठिनाइयाँ रहीं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का जो संपूर्ण जीवन काल है उसके बारे में। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। वो तुर्किस्तान का इल्बारी जाति का था और बचपन से ही गुणवान, रूपवान और कुशाग्र था। बाल्यकाल में उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया। जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी ने उसे खरीदा और गजनी ले गया था। तत्पश्चात वो दिल्ली लाया गया। कुतुबुद्दीन के हाथों उसे बेच दिया गया। ऐबक ने उसके प्रति सदा अच्छा व्यवहार किया और सैनिक शिक्षा उसे प्राप्त की। पढ़ना लिखना भी उसने सीख लिया इल्तुतमिश ने। तो देखिए, जिस तरह से मोहम्मद गोरी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। तो देखिए, अगर मैं आगे आपको बताना चाहूँ तो वह एक के बाद एक उच्च पद प्राप्त करता गया। कुतुब ऐबक ने इल्तुतमिश के गुणों को आकर्षित होकर उसे जान सरेदार, शाही अंगरक्षकों का मुखिया बना दिया। शीघ्र उसे अमीर शिकर के पद पर आसीन किया गया। ग्वालियर विजय के पश्चात ऐबक ने उसे ग्वालियर का सूबेदार नियुक्त किया। तत्पश्चात उसे बुलंदशहर का सूबेदार बनाया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ किया। अपनी मृत्यु से पूर्व ऐबक ने उसे बदायूं का सूबेदार भी बना दिया और 1211 ईस्वी में आराम शाह को पराजित कर वह दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान भी बन गया। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इल्तुतमिश की क्या कठिनाइयाँ रही हैं। जो मैंने आपको कठिनाइयाँ बताई हैं, 40 मंडल का गठन, ये पहले एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने प्रति निष्ठावान गुलामों का एक दल संगठित किया, जिसके सदस्यों की संख्या 40 थी। इस दल को 40 मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 40 मंडल दल। 40 मंडल के सदस्यों को इल्तुतमिश ने प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया, जिससे कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली के अमीरों का दमन। तो किस तरह से दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। इल्तुतमिश के गुलाम होने के कारण दिल्ली के तुर्की अमीर और सैनिक जागीरदार उसे शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इस षड्यंत्र का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। तो ये जो कठिनाई थी, दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ये सभी पॉइंट मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ताजुद्दीन एल्दोज का दमन। तो देखिए क्या है ताजुद्दीन एल्दोज का दमन, तीसरा जो पॉइंट है, इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं अपन। ताजुद्दीन एल्दोज इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था। 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह ने एल्दोज पर आक्रमण किया तथा एल्दोज को गजनी से भागने के लिए विवश किया। एल्दोज गजनी से भागकर लाहौर पहुंचा तथा वहां अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह एल्दोज को परास्त करे, अन्यथा एल्दोज उसके साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। अतः इल्तुतमिश ने एल्दोज पर आक्रमण कर लिया। वह इल्तुतमिश व एल्दोज के मध्य तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजय हुआ। इल्तुतमिश ने एल्दोज को बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया और वहां उसकी हत्या करवा दी। नसीरुद्दीन कुबाची का दमन। अगला पॉइंट है नसीरुद्दीन कुबाची का दमन। तो चलिए आगे इसमें बात करते हैं। नसीरुद्दीन कुबाचा मोहम्मद गोरी का एक महत्वपूर्ण दास और कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, इसलिए वह इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एल्दोज का दमन करने के पश्चात इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण किया तथा उसे परास्त कर उसे अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके उपरांत भी कुबाचा स्वतंत्र शासक के समान ही इल्तुतमिश से व्यवहार करता रहा। इसी मध्य चंगेज़ खान ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मगरबिन पर आक्रमण कर उसे भागने पर विवश कर दिया। इसी बीच क्या किसने आक्रमण किया? चंगेज़ खान ने। जलालुद्दीन मगरबिन भागकर पंजाब पहुंचा, जहां उसे कुबाचा के राज्य पर आक्रमण किया। इसी समय मंगोलों ने कुबाचा पर आक्रमण किया।
कुबाचा की इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने भी कुबाचा के राज्य पर आक्रमण किया। कुबाचा इल्तुतमिश की सेना को देखकर भाग खड़ा हुआ, सिंध में स्थित बक्कर के किले में जाकर शरण ली। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया और उसका वध कर दिया। इल्तुतमिश की सेनाओं ने भयंकर प्रहार किया, जिससे कुबाचा इतना आतंकित हुआ कि वह निराश होकर सिंध नदी में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। तत्पश्चात लाहौर, मुल्तान और सिंध पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। लाहौर, मुल्तान और सिंध पर भी इल्तुतमिश का स्थापत्य हो गया। मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा। किस तरह से मंगोल आक्रमण से उसने साम्राज्य की रक्षा की, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है अपना, मंगोल शासकों से रक्षा। मंगोल नेता चंगेज़ खां मध्य एशिया का क्रूर एवं बर्बर आक्रामक था। चंगेज़ खां ने ख्वारिज़्म के शक्तिशाली साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप ख्वारिज़्म का शाह जलालुद्दीन मकरबिन ने अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा उससे मंगोलों के विरुद्ध सहायता की याचना की। लेकिन इल्तुतमिश के पास कुशल कूटनीतिक का परिचय नहीं था। उसके पास एक कुशल कूटनीतिक का परिचय नहीं था। चंगेज़ खां की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उसने जलालुद्दीन मकरबिन को अस्पष्ट शब्दों में सहायता देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जलालुद्दीन मकरबिन विवश होकर फारस वापस लौट गया। मकरबिन के वापस लौटने ही भारत पर मंगोलों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता और कुशल कूटनीतिक के बल पर इल्तुतमिश ने भारत पर मंगोलों का आक्रमण से बचा लिया। तो ये मंगोल आक्रमण से साम्राज्य को कैसे बनाया, किस रणनीति से बचाया, उसके बाद बंगाल की पुनर्विजय। इसके बाद पंजाब पर अधिकार। किस तरह से, देखिए अगला पॉइंट अगर अपन देखते हैं तो पंजाब पे किस प्रकार उसने अधिकार किया, तो चलिए बात करते हैं। पंजाब में सफीउद्दीन व खोखरों के कार्यों से अव्यवस्था फैली हुई थी पंजाब में। अतः इल्तुतमिश ने वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए एक शक्तिशाली सेना को भेजा। इस सेना में खोखरों का दमन किया तथा पंजाब के अनेक भागों पर अपना अधिकार सिद्ध किया। राजपूतों के विद्रोह का दमन। अगला पॉइंट है, राजपूतों के विद्रोह का किस प्रकार से दमन किया। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अनेक राजपूत राजाओं ने विदेशियों की दास्ता से अपने को मुक्त करने का भरसक प्रयत्न किया। स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1225 ईस्वी के पश्चात इल्तुतमिश ने इन राजपूत राजाओं पर पुनः अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने परमारू की राजधानी मंदोर को विजित किया। 1230 ईस्वी में उसने अनेक हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया व उन पर विजय प्राप्त की। इन राज्यों में लाहौर, अजमेर, बयाना और सांभर आदि थे। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने ग्वालियर, कालिंजर और भिलसा पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। अगला पॉइंट है दोआब की पुनर्विजय। किस तरह से दोआब पे उसने पुनर्विजय की, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इल्तुतमिश का जो पूरा जीवन काल है उसके बारे में आज आपको यही सब कंप्लीट कर दूंगा। दोआब की पुनर्विजय। जिस समय इल्तुतमिश अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों के समाधान में व्यस्त था, उसी समय दोआब में बदायूं, कन्नौज और बनारस व कटिहार आदि स्थानों में अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए पश्चात इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, कटहर, बहराइच तथा अवध पर आक्रमण करके उन राज्यों पर पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। तो इल्तुतमिश का जो जीवन काल था, उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ रहीं, उसका जो शासन रहा, देखिए 1211 से 1236 तक उसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। इल्तुतमिश का कुछ मूल्यांकन मैं आपको बता देता हूँ कि उसके जीवन का जो मूल्यांकन रहा, किस तरह से उसके जीवन का मूल्यांकन रहा, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय सुल्तान था। उसने अपने महल के सामने संगमरमर की देशोरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थी, जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसने सभी शहरों में न्याय करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति था। उसने अपने बाहुबल से ही अपनी समस्त कठिनाइयों का समाधान करके दिल्ली को सुदृढ़ किया और उसका विस्तार किया। उसकी विजयों का श्रेय उसकी स्वयं की सैनिक प्रतिभा को जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का युगतम सुल्तान था। उसने संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इल्तुतमिश भारत में जिस मुस्लिम सत्ता की स्थापना की वह 1526 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में चलती रही। तो देखिए गुलाम वंश का एक युगतम सुल्तान था ये। किस तरह से इसको बेचा गया,
और पुनः इसे मोहम्मद गोरी के लिए जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी तरह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए था। तो इल्तुतमिश का जो पूरा कार्यकाल है मैंने आपको बताया। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगातार आप चैनल से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।